Hey everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. माय नेम इज अवधेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 12 पॉलिटी रिवीजन. क्लास चल रहा है जो क्लास 12वीं का, और ब्रेन फूड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है. आज हम लोग क्लास 12वीं का देख रहे थे, प्लानिंग पॉलिटिकल साइंस का, जो बुक नंबर दूसरी है. डेली की 10 मिनट के सीरीज में हम लोग देख रहे थे नियोजन विकास की राजनीति के बारे में, जिसमें 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है. नियोजन का सबसे पहले नियोजन होता क्या? नियोजन का आशय होता है कि जो भी उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करके भविष्य की योजना बनाना. तो नियोजन के माध्यम से क्या होगा? नियोजन से उत्पादन में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा, आर्थिक स्थिरता, इन सब लक्ष्यों को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है. ठीक. आर्थिक विकास का मतलब क्या आता है? मतलब इस बात का सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है. इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है. सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी. आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था. आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना. ठीक. वामपंथी क्या होता है? वामपंथी वो लोग होते हैं वो जो गरीब के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, उनको वामपंथी बोला जाता है. इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है, और यह कहा जाता है कि सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए. गरीब के हितों को ध्यान में रख करके विकास की नीति अपनाना चाहना चाहिए. तो दो टाइप के लोग सोचते थे, एक तो वामपंथी हो गया, एक क्या हो गया, एक आपका दक्षिणपंथी हो जाएगा. तो वामपंथी में जो गरीबों की भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों को समर्थन करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें वामपंथी बोला जाता है. और दक्षिणपंथी क्या होता है? ये कंपटीशन, बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, और इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप न करना चाहिए. ठीक. इसमें जो कंपटीशन और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था को सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करे. ठीक. इसमें पूंजीवादी को बेहतर मानते हैं. इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाना चाहिए. तो ये अपना दक्षिणपंथी हो गया. तो भारतीय विकास के मॉडल क्या है? तो भारतीय विकास के दो मॉडल थे. पहला था उदारवादी का, और उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल बोला जाता था, और दूसरी मॉडल किसको बोला जाता था? समाजवादी को बोला जाता था. तो भारत ना तो यूएस के साइड था, ना तो यूएसएसआर के साइड था, क्योंकि सभी को पता है कि जो पूंजीवादी मॉडल होता था वो यूएस का मॉडल होता था, जो समाजवादी मॉडल होता था वो यूएसएसआर का मॉडल होता था. तो भारत ने क्या किया था? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों के गुणों को समावेश किया गया था. ठीक. इन सब चीज़ों को अपनाया था. तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों. जब हम सार्वजनिक की बात करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि सार्वजनिक कंपनियों का, जिसमें सार्वजनिक होती थी, वो क्या समाजवादी मॉडल होता था. जिसमें निजी क्षेत्र होता था वो कौन सा होता? वो पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल होता था. ठीक. अच्छा, उदारवादी या पूंजीवादी मतलब क्या होता है? यह मॉडल क्या करता था? यूरोप के अधिकतर देशों में, अमेरिका में यह अपनाया गया था. और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? सभी वस्तुओं के उत्पादन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता था, और सरकार का हस्तक्षेप 9 के बराबर होता है. तो जब हम कैपिटलिज्म या पूंजीवादी मॉडल का बात करते हैं, तो यूरोप और अमेरिका के देशों में अपनाए जाने वाला ये मॉडल होता था. और इसमें क्या होता था? उत्पादन निजी कंपनियों के द्वारा, निजी क्षेत्रों में द्वारा किया जाता था. सरकार का हस्तक्षेप 9 के बराबर होता था. ठीक. समाजवादी मॉडल क्या होता था? यह मॉडल क्या होता है? सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया मॉडल होता था, और इसके अंतर्गत सभी चीज़ों का उत्पादन सरकार की द्वारा किया जाता था. देश में निजी क्षेत्र नहीं होता है, सभी कंपनियां सरकार के अधीन होती थी. ठीक. अब इम्पोर्टेंट क्या हो कि दोनों वर्ग की बात मानते हुए भारत ने क्या करी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के गुणों को समावेश किया गया था. ठीक.
स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत में अपनाए जाने वाला आर्थिक विकास के मॉडल सहमति और असहमति के क्षेत्र थे। ठीक, सहमति के क्षेत्र मतलब क्या होता है, भारत में ऐसे लोग जो सहमत करते थे, मतलब भारत के विकास का अर्थ है कि आर्थिक तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास को न केवल व्यापारियों और उद्योगियों किसानों पर छोड़ा जाना चाहिए, अपितु सरकार को भी एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए कि गरीबों को गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। सामाजिक व आर्थिक वितरण सामाजिक व आर्थिक वितरण के काम को सरकार की प्राथमिकता की जिम्मेदारी माना गया था। ठीक ठीक। असहमति वाले क्षेत्र का होता है सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर सहमति। यदि आर्थिक वृद्धि में असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व पर असहमति, उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे पर असहमति होते थे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या दोस्तों, जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में बताते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों की विशेषताओं को शामिल किया जाता था। इसमें छोटे छोटे उद्योगों का विकास और निजी क्षेत्रों में तथा बड़े उद्योगों के विकास का जिम्मेदार सरकार ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा के रखी थी। अच्छा, तो बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान 1944 में कब 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया था। इसे ही बॉम्बे प्लान बोला जाता था। कब बॉम्बे प्लान कब चलता है? 1944 में। किसके द्वारा? उद्योगपतियों ने। क्या किए थे इन्होंने एक देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया था 1944 में। किसने? उद्योगपतियों ने। इसी को बॉम्बे प्लान बोला जाता था। तो बॉम्बे प्लान का लक्ष्य क्या होता था? बॉम्बे प्लान का लक्ष्य था कि सरकार और औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में क्या करेंगे? बड़े कदम उठाएंगे। ठीक। योजना आयोग के बारे में देखिए। योजना आयोग क्या होता था? तो भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। जिसमें कौन होता है? योजना आयोग का हेड कौन होता था? तो योजना आयोग का हेड प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। भारत के विकास के लिए कौन सा रास्ता, कौन सी रणनीति अपना जाना चाहिए, ये फैसला करने में एक संस्था ने केंद्रीय तथा सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई है। ठीक। तो कब योजना आयोग आया गया था? तो योजना आयोग को अपनाया गया था 1950 में। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है जिसमें आने वाले 5 सालों का आमदनी और खर्चे का हिसाब किया जाता था। उसे पंचवर्षीय योजना बोला जाता था। तो हमें पता होना चाहिए कि जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसकी क्या सिफारिशें लागू होती है। ठीक। योजना आयोग की कार्यविधि देखिए तो सोवियत संघ की तरह भारत, हमने योजना आयोग कहाँ से लिया? सोवियत संघ से ही तो लिया है। तो सोवियत संघ की तरह भारत में जो योजना आयोग बनाया गया था तो योजनाओं का विकल्प चुना गया था। भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्चों का योजना बनाया जाता था। योजना के अनुसार क्या होता था? केंद्र और सरकार और राज्य सभी राज्यों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा तो गैर योजना का व्यय होता था। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना था और दूसरा हिस्सा योजना व्यय था। तो ये हो गया आपका योजना आयोग के बारे में। ठीक। तो योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो देश के जो भी संसाधन है उसका अनुमान लगाना कि कितना हमारे पास संसाधन है, विकास की योजना बनाना कि विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, विकास की योजना में बाधक कारकों का पता लगाना कि क्या बाधक हो रहे हैं, प्रगति योजना का मूल्यांकन करना, इन सब चीज़ों का मुख्य काम है योजना आयोग का। ठीक। तो नीति आयोग कब आया? तो बच्चों जब नीति आयोग आया था वो 12वीं 5 ईयर प्लान हुआ था ना 12 से 17 में, उसी के बीच में आया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग ला दिया गया था जिसके भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। तो नीति शब्द का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग के क्या फुल फॉर्म है। तो जो अध्यक्ष कौन होते थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार होते थे। तो उनके जब अभी जो पिछले उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार थे,
फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह पे सुमन बेरी ने नीति आयोग का नया अध्यक्ष चुन कर लिया गया। तो अभी 2022 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। ठीक, इसके निर्माण में राज्यों की भागीदारी होती है और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हो गया, योजना आयोग के सदस्य भी इसके अंदर क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो श्वेत क्रांति और क्रांति को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो श्वेत क्रांति हो गया, एक हरित क्रांति हो गया। तो श्वेत क्रांति कब आता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो बोला जाता है वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक, 1967 से लेकर 68 में हरित क्रांति आ गया था। ठीक, इनके जन्म नॉर्मन बोरलॉन्ग बोला जाता था। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति खेतों में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, खेतों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो की गई थी, जिससे विशेष रूप से गेहूं हो गया, चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करी थी? बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा कम मूल्य पर देना शुरू कर दिया, जिसे हरित क्रांति कहा जाने लगा। तो हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया? खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, जिसमें जो गेहूं चावल के लिए हम खाने वाली फसलों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो वो किसानों को कम मूल्य में देना स्टार्ट कर दिए। चाहे वो बीज की बात किया जाए, चाहे वो उर्वरक की बात किया जाए, चाहे कीटनाशक की बात किया जाए, और उनको बेहतर सिंचाई भी दिया गया। इससे क्या हो गया? बहुत तेज़ी से अचानक से खेती में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसे हरित क्रांति बोला जाने लगा। श्वेत क्रांति क्या है? गुजरात का जो आनंद शहर है दूध के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसमें गुजरात उत्पादन में सबसे आगे है। तो विकास और गरीबी के उन्मूलन के साथ शुरू किया गया अमूल सहकारी, जिसका श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाएगा। ऑपरेशन फ्लड इसी को बोला जाता। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक, और इसी समय क्या किया गया था? 1967 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो किसके द्वारा निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। कितने बैंकों का? 14। कब किया गया था? 1967 में। तो वी शुड बी ऑल्सो रिमेंबर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाता है पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना क्या है। आने वाले 5 सालों का खर्चा और आमदनी, मतलब आमदनी और खर्चा का हिसाब किताब लगाना ही पंचवर्षीय योजना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चलता है? तो 1951 से लेकर के 56 तक चलती है। इसमें ज़्यादातर किन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है? ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत बांध को बनाया गया, सिंचाई को के क्षेत्र में निवेश किया गया, जैसे भाखड़ा नंगल बांध हो गया, ये सब बनाया गया ताकि हम ज़्यादातर जो गरीबी के मकड़ जाल से निकल जाएं। गरीबी जो हमारे देश में गरीबी थी उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या हो गया? तो ये योजना 1956 से 1961 तक होती है और इस योजना में उद्योग के विकास पे जोर दिया जाता है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण करने के लिए क्या किया था? आयात पर भारी टैक्स लगा दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में कंपनियां थे उनको बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए बाहर से जो भी आयात आता था उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता था, ताकि हमारे देश में जो भी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्टिविटी, उनका माल, उनका गुड्स क्या हो, बिके। ठीक, इस योजना के जो योजनाकार थे उनको पीसी महालनोबिस बोला जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या लक्ष्य होता था? तो ये 1955 से 61 तक होती है और इसमें उद्योगपतियों पर उद्योग के विकास पे जोर दिया जाता है और इसके योजनाकार पीसी महालनोबिस होता है। ये 3-4 बातें हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान से याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कुछ 5 ईयर प्लान है। जो पहला 5 ईयर प्लान चलता है 1951 से 56 तक चलता है और किन चीज़ों पर बच्चों ध्यान देते हैं? तो इस पर कृषि पे ध्यान देते हैं, बिजली पे, सिंचाई पे ध्यान देते हैं और हमारा लक्ष्य जो होता है 2.1 होता है, लेकिन हम पाते कितना है? हम गेन करते हैं 3.6 होते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक होता है और इस पंचवर्षीय योजना में बच्चों हम पूर्ण उद्योग पे ध्यान देते हैं। हम लक्ष्य बनाते हैं विकास का 4.5, लेकिन हम प्राप्त करते हैं 4.2।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक, इसमें खाद्य और उद्योग पे ध्यान देते हैं। लक्ष्य हमारा 5.6 होता है, हम पाते हैं 2.8 पाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश में बाहर से एक्सटर्नल वॉर भी हो जाता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1967 से 74 तक होता है, और हमने कृषि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारा लक्ष्य 5.7 होता है, लेकिन हम आप पाते क्या है 3.2 होते पाते हैं, क्योंकि 1971 में फिर से हमारे बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो जाती है। ठीक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 79 तक, और इसमें हम लोग किस चीज़ पे, गरीबी उन्मूलन पे, आर्थिक आत्मनिर्भरता पे भी फोकस करते हैं। आत्मनिर्भर मतलब हम खुद सेल्फ रिलायंट बनेंगे। हमारा लक्ष्य 4.4 होता है, लेकिन हम पाते कितना है 5% का आर्थिक विकास पाते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 85 तक होता है। इसमें कृषि उद्योग पे हमने फोकस करते हैं, और हमारा लक्ष्य जो होता है 5.2 होता है, लेकिन हम पाते कितना है 5.5 का लक्ष्य पाते हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक होता है। इसमें ऊर्जा और खाद्य पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है 5, लेकिन हम पाते हैं 6। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक होता है, जिसमें हमारा जो क्षेत्र होता है, लक्ष्य होता है मानव स्रोत और शिक्षा पे, मानव हेल्थ पे, शिक्षा पे ध्यान देते। हमारा लक्ष्य होता है 5.6, लेकिन हम प्राप्त करते हैं 6.6। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक होती है, जो सामाजिक न्याय पे हम फोकस करते हैं, और हमारा लक्ष्य 6.5 होता है, लेकिन हम प्राप्त करते हैं 5.4। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक होता है, जो रोजगार और ऊर्जा पे हम फोकस करते हैं, और लक्ष्य हमारा 8.1 होता है, बट हम पाते हैं 7.6। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, और हमारा लक्ष्य 8 होता है, और हम प्राप्त करते हैं 7.9। और 12वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों 2012 से लेकर के 2017 तक होता है। इसमें त्वरित विकास पे हम फोकस करते हैं, जो हमारा लक्ष्य 8 रहता है, और हम पाते भी 8 है। तो दीज आर द 5-year प्लान, वी शुड बी रिमेंबर अबाउट दैट। ठीक। अब इसमें क्या होता है, विकास का केरल मॉडल हमें पता होना चाहिए। तो केरल में विकास और उत्पादन के लिए अपनाए गए मॉडल में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, भूमि सुधार पे, कारगर खाद्य पे, वितरण और गरीबी उन्मूलन पे जो जोर दिया जाता है। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसे केरल का विकास मॉडल बोला जाता है, या विकास का केरल मॉडल बोला जाता है, जिसमें किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, भूमि सुधार पे, कारगर खाद्य वितरण पे, गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया जाता है। ठीक। अब ऐसे एक प्रधानमंत्री होते हैं जो चौधरी चरण सिंह होते हैं, वो ऐसे एक प्रधानमंत्री होते हैं, किसानों के प्रधानमंत्री होते हैं, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात होती है। मतलब पहले कृषि क्या होता था, राज्य सरकार के अंदर आती थी, तो उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम कानून बना सकती है। बट जब कृषि जो केंद्र सरकार में आ जाती है, तो उसमें केंद्र सरकार क्या करती है, उसकी डेवलपमेंट विकास के लिए पैसा और फंड आवंटन कर सकती है। तो जो चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात करी थी, और ये प्रभावशाली तरीके से उन्होंने उठाई भी थी, लागू भी हुआ। और भूमि सुधार किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया था। जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उसको एक करने की बात किया, जिसको हम चकबंदी भी कहते हैं। जो काश्तकार जो किसी दूसरे की जमीन पर बटाई पे जोत बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने, वो भूमि का स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए थे। 1960 के दशक में बच्चों सूखा और अकाल के कारण Thank you so much for listening us, and happy Holi and the safe Holi to all of you. Keep healthy and enjoy your Holi. Thank you.